क्रांति का सब, अरे है किताब से ही पूछ रहे हैं, हम अपने मन से नहीं पूछ रहे हैं। मीठी क्रांति जो है 7 से। रजत रेशा याद करवाए थे। कपास। रजत क्रांति जो था अंडा उत्पादन से था, लेकिन रंजत रेशा किससे था? कपास से। मीठी क्रांति किससे था? शहद उत्पादन से था। काली क्रांति किससे था? काली कच्चा तेल उत्पादन से था। काली किससे था? कच्चा तेल उत्पादन से। अच्छा बताइएगा कि सदाबहार क्रांति किससे था? समग्र कृषि विकास से। हर एक क्षेत्र में कृषि विकास के लिए था सदाबहार कृषि क्रांति। अच्छा बताइएगा कि अगर कृष्ण क्रांति की बात करते हैं तो, कृष्ण क्रांति की बात करते हैं बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति की बात करेंगे तो मांस और टमाटर से। अच्छा ठीक है। नीली क्रांति किससे था? मत्स्य पालन। अच्छा ऐसे भी हम लोग, हम आज सोमवार है ना, आज मंडे है, हम गलती कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं पूछना है, लेकिन पढ़ने में वही कीजिए थोड़ा, ठीक है? याद है तो बढ़िया बात है। हम बार बार बोलते हैं रिवीजन कीजिए। वैकेंसी आएगा, वैकेंसी चला जाएगा। आपको क्या लगता है वैकेंसी किसी का इंतजार थोड़ी करेगा? दाल में सबसे अधिक जो है बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश था? भारत था। चीनी में भी कौन था? भारत था। जूट में भी कौन था? भारत। और कपास में कौन था? चाइना था। कपास में चाइना। एक बार बढ़िया से अगर रिवीजन कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग बहुत बढ़िया से रिवीजन कर लिए हैं, ये दिक्कत है। लेकिन नहीं भी किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय गया नहीं है। जाके एक बार बढ़िया से पढ़िएगा, नहीं तो आगे वाला चैप्टर हम पढ़ाते जाएंगे, और पीछे वाला चैप्टर आप भूलते जाइएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम कितना भी पढ़ा देंगे ना, आपको उससे बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है? जब बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप मेहनत कीजिएगा। यहाँ तो हमको फायदा हो रहा है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमको आपके साथ साथ याद भी हो रहा है। आपको कितना बेनिफिट हो रहा है वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। हम भी 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक चैप्टर को पढ़ते हैं, और उसके बाद मेहनत करके उसको देखते हैं कि कहाँ क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है, उसके ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं, तब जाके याद होता है। आप लोग सोचिएगा कि हाँ पढ़ें और याद, हम भी फिर भी कोशिश करते हैं आपको कि याद करवा दें, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। जब तक आप खुद से नहीं रिवीजन करके याद करेंगे, परमानेंट याद एक लंबे टाइम के लिए याद नहीं होगा। इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। कभी कभी होता है, लेकिन हमेशा ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि समय है ये बात सही है, लेकिन फिर समय नहीं मिलेगा ये बात भी सच है, क्योंकि जो समय चला गया वो लौट के नहीं आने वाला है। जो अगर आज का समय आज 7 बजे आज बीत गया, तो कल ये समय नहीं आने वाला है, वो आज का समय निकल गया। और जो लोग पढ़ने वाला है, या जो लोग जिसको नौकरी होने वाला है, वो लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार पढ़ रहा है। बाकी आप लोग देखिए कि क्या करना है, क्या कहाँ अगर उसके बाद भी कोई ऑप्शन है तब ठीक है। बहुत लोग कॉल या मैसेज करता है कि सर जो पढ़ाते हैं बिहार पुलिस में, उससे बहुत क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन आया। आप एक बात जान लीजिए, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई कोई आदमी से पढ़िए, चाहे वो दिल्ली के विख्यात टीचर के क्यों ना हो, वो किसी न किसी बुक से ही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में नहीं चल रहे थे। वो भी किसी न किसी बुक से ही पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि थॉमस एल्वा एडिसन के साथ वो बालों का आविष्कार करने बैठे थे तो उनका साइंस बेहतर हो गया। बस थोड़ा डिलीवर करने का तरीका सब टीचर का अलग अलग होता है, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए किसी भी एक टीचर से पढ़िए और सेटिस्फाइड होकर पढ़िए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो परफेक्ट पढ़ रहे हैं। और अगर आपको सेटिस्फाइड होना है तो आप सेट बनाइए। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप सही पढ़ रहे हैं, और नहीं बन रहा है या ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट आप पढ़ लिए, जैसे आगे अभी हम भारत में कृषि पढ़ लिए, आप जाके भारत में कृषि का ऑब्जेक्टिव बनाइए। अगर आपसे 80%, 90%, 70, 75% भी ऑब्जेक्टिव अगर आप सही कर पाते हैं तो आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। और पढ़ने का तरीका भी यही है। जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किए तो यही पढ़े, पहले चैप्टर पढ़ते थे, फिर ऑब्जेक्ट। आप लोग को 70% बता रहे हैं, हम लोग का 50% भी सही नहीं होता, क्योंकि उस समय इतने चैनल्स नहीं थे पढ़ने के लिए, यूट्यूब ये वो। 17-18 की हम बात कर रहे हैं, जब ग्रेजुएशन हुआ उसकी बात की बात करें, उसके बाद ही लोग जनरली तैयारी करता है। और उस समय तक इतना नहीं था, विकास नहीं हुआ था। 20-22 के बाद थोड़ा सा इसमें ज़्यादा, जब से जियो आया तब से लोग ज़्यादा इसमें जुड़ गया है। ठीक है? अब जितना रिवीजन कीजिए उतना बेहतर है। रिवीजन करने का सबसे बेहतर तरीका है आप चैप्टर को पढ़िए और उसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, जो उससे बनने वाले लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव। अगर मन आपका है तो किसी कोचिंग का भी, लेकिन लूसेंट और घटना चक्र मस्ट है। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव को 4 बार 5 बार कर लेते हैं, आप अगर यकीन कीजिए कि एक सब्जेक्ट में 5 से 6 घंटा लगता है पढ़ने में शुरू में, उसके बाद 2 घंटे में आप पूरे ऑब्जेक्टिव को रिवीजन आराम से कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और बहुत जरूरी है, रिवीजन आपका तभी होगा जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाइएगा, तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो हम कैसे पढ़ाते हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। और जो विद्यार्थी पुराने हैं या जो कहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको इस बात का अंदाजा है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है?
इसलिए आप लोग को भी अगर लगता है तो एक बार देखिए, कोशिश कीजिए कि अगर हो पाता है रिवीजन तक। आज हम लोग को पढ़ना है भारत में सिंचाई। बाकी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, अच्छा बात है कि पढ़ रहे हैं, रेगुलर हैं, ये भी अच्छा बात है। भारत में सिंचाई के बारे में शुरू करना है हम लोग को। चलिए शुरू करते हैं कि सिंचाई क्या है। तो सिंचाई के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे कि भारत जो है हमारा एक कृषि प्रधान देश है। और भारत में जो अधिकांश मतलब कि जो कृषक हैं या जो मतलब कि किसान हैं, उनका जो निर्भरता है वो मानसून पे है कि मानसून आएगा तो खेती होगा और मानसून नहीं होगा तो खेती नहीं होगा। मतलब सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब समय से मानसून का नहीं आना, तो क्या अगर समय से मानसून नहीं आएगा तो भारत के कृषि मतलब खेती नहीं करेंगे, भारत में मतलब किसान कृषि नहीं करेंगे? अगर नहीं करेगा तो खाएगा क्या? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर ही डिपेंडेंट है, मतलब उसी पे निर्भर है कि अगर कृषि होगा तब उसका घर बार चलेगा और कृषि नहीं होगा तो उसका घर बार नहीं चलेगा। तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि खास करके जब भारत में मानसून सही समय पे नहीं, भारत में क्या हर जगह सिंचाई की आवश्यकता भी इसलिए पड़ती है कि किसी भी तरीके से अगर आने में मौसम में अगर देरी हो तो आराम से जो है उसमें क्या किया जाए कि अपने कृत्रिम रूप से आदमी उसको क्या कर सकता है, सिंचाई कर सकता है। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप से सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत में आप चले जाइए, दक्षिण भारत में खास करके नलकूपों से, तालाब से। और हम ही लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में पंप सेट से, नहर से, मतलब सिंचाई के अलग अलग साधन हैं। और सिंचाई के अलग अलग साधन को कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उससे जोड़ करके कि सबसे अधिक कुआं से सिंचाई कहाँ होता है, सबसे अधिक वहाँ, उसके बाद सबसे अधिक पंप सेट से सिंचाई कहाँ होता है, कौन सा क्षेत्र पे कितना विस्तृत है। तो उसी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके देखेंगे भी और उसको याद भी कर लेंगे। अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो भारत में सिंचाई, इसको 3 भागों में बांटा गया है। भारत में सिंचाई, भारत में सिंचाई को जो है 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। अगर हम भारत में सिंचाई की बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कौन कौन है? तो सबसे पहले जो है याद रखिएगा बृहत है। सबसे पहले कौन है? बृहत सिंचाई है। सबसे पहला जो है बृहत सिंचाई है। दूसरा कौन है? दूसरा जो है मध्यम सिंचाई है। दूसरा कौन है? मध्यम सिंचाई है। और तीसरा कौन है? लघु सिंचाई है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बुक एकदम बंद कर देना है और बुक बंद करके चुपचाप मेरे तरफ देखना है, मतलब बोर्ड की तरफ देखना है। ठीक है? और आसानी से आपको याद करवा देंगे पूरा चैप्टर। फिर आप घर जाके पढ़िएगा तब आपको लगेगा कि हाँ हमको 100% याद हो चुका है। इसलिए एकदम आराम से देखते रहिएगा, कोई चीज़ नहीं है। बृहद सिंचाई के अंतर्गत जो आते हैं हमारे यहाँ 37% भूमि आते हैं। कितने परसेंट भूमि आते हैं? 37%। बृहद सिंचाई के अंतर्गत किसको रखा गया है? 10,000। याद रखिएगा कि सबसे बड़ी मात्रा जो है बृहद सिंचाई और मध्यम, मतलब बृहद सिंचाई के अंतर्गत 37%। और सबसे बड़ी मात्रा किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी मात्रा जो है बृहद सिंचाई के अंतर्गत अकेले 37%। और बृहद सिंचाई के अंतर्गत उस भूमि को रखा जाता है, मतलब उस जहां क्या है 10,000 से अधिक हेक्टर, याद रखिएगा 10,000 से अधिक हेक्टर वाले भूमि को रखा जाता है। मतलब कि जहां का जो क्षेत्रफल हो 10,000 से अधिक हो, उसको क्या किसके अंतर्गत रखा जाता है? बृहद सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है। कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा कि बृहद सिंचाई किसको कहते हैं। तो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वैसे परियोजनाएं शामिल की जाती है जिसके अंतर्गत 10,000 से अधिक जो है हेक्टर कृषि योग्य भूमि हो। 10,000 से अधिक हेक्टर जो हो, 10,000 हेक्टर से अधिक, यहाँ हेक्टर लिख ही देते हैं नहीं तो, हेक्टर से अधिक, याद रखिएगा 10,000 हेक्टर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। जहां 10,000 हेक्टर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? बृहद सिंचाई के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं मध्यम सिंचाई के अंतर्गत किसको रखा जाता है। तो मध्यम सिंचाई के अंतर्गत जो रखा जाता है किसको रखा जाता है? आप ही लोग बता दीजिएगा। 2 से 10,000, जहां जो कृषि योग्य भूमि हो वो 2 से कितना होना चाहिए? याद रखिएगा 2 से जो है 10,000 हेक्टर जो हो कृषि योग्य भूमि, उसको किस में रखा गया है? मध्यम कृषि, याद रखिएगा मध्यम सिंचाई परियोजना में रखा गया है। तीसरा जो है लघु सिंचाई की बात करते हैं तो लघु सिंचाई में जो है 2,000 से कम, याद रखिएगा कि 2,000 से कम हेक्टर की भूमि को, जहां जो है याद रखिएगा कि 2,000 से कम कृषि योग्य भूमि हो, 2,000 से कम की भूमि को किसके अंतर्गत रखा गया है? लघु सिंचाई के अंतर्गत रखा गया है।
लूसेंट में इसी में 10-12 लाइन निकाल देगा आपको कि क्या क्या रखा गया। तो अब इतना ही ध्यान रखिएगा कि भारत में सिंचाई को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बृहद सिंचाई, दूसरा मध्यम सिंचाई और तीसरा लघु सिंचाई। बृहद सिंचाई के अंतर्गत 37% भूमि आते हैं और उसमें ऐसे भूमि को रखा, मतलब ऐसे क्षेत्र को रखा गया है जहां जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मध्यम सिंचाई के अंतर्गत वैसे भूमि को रखा गया है जहां 2 से 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो हो कृषि योग्य भूमि हो, मतलब उसके बीच में हो, और 2,000 से जहां कम हो उसको क्या रखा जाता है, तो लघु सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है। इतना हमको लगता होगा कि समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा और जो सबसे बड़ी सिंचाई पर याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है 37% जो आता है बृहद और मध्यम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, मतलब 37% जो आता है किसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा बृहद और मध्यम के बीच। और सबसे जो मतलब मुख्य जो है कौन है, लघु है, क्योंकि 37% के बाद 37% में क्या है, ये दोनों मिला के है, ध्यान रखिएगा। और लघु सिंचाई जो है 63% अकेले क्षेत्रों में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं, मतलब विश्व में सबसे अधिक सिंचाई वाला जो क्षेत्र है वो चाइना में स्थित है, मतलब सबसे अधिक जो सिंचाई योग्य भूमि है वो चाइना में है। और चाइना में कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा चाइना में 21% है। और दूसरे स्थान पे कौन है, भारत है। विश्व में सबसे अधिक जो सिंचाई योग्य भूमि है, विश्व में सबसे अधिक जो सिंचाई योग्य भूमि है कहाँ है, चाइना में है। और चाइना में सिंचाई योग्य भूमि का परसेंटेज कितना है, 21%। और विश्व में दूसरे नंबर पे जो सिंचाई योग्य भूमि है कहाँ है, भारत में है। और भारत में जो सिंचित भूमि का परसेंटेज है वो 20.2% है, 20.2% है। इतना बात हमको लगता होगा कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको याद करते हैं। भारत में सिंचाई कितने, मतलब कि भारत में सिंचाई के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन है जी, बृहद, मध्यम और लघु। बृहद और मध्यम मिला के कितने परसेंट भाग पर है, तो 37% भाग पर है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को किसके अंतर्गत, बृहद के अंतर्गत। 2 से 10,000 कृषि योग्य भूमि को किसके अंतर्गत, मध्यम के अंतर्गत। और 2,000 से कम में किसको, लघु के अंतर्गत। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है, तो सबसे अधिक चाइना में है। और दूसरे नंबर पे कहाँ है, भारत में है। चाइना में सिंचित क्षेत्र अगर परसेंटेज में बात करते हैं कितना है, 21% है। और भारत में कितना है, 20.2% है। लोग लाइव नहीं जुड़े हैं, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ तक हम लोग आराम से देख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। सिंचाई के कुल कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन है, बृहद, मध्यम और लघु। क्या हुआ पंकज जी, बाबा धाम गए हुए हैं क्या, यही रहना है। आज सोमवारी हम समझते हैं, ठीक है। मांग लिया गया आपके लिए, टेंशन नहीं लीजिए, सुबह में ही बात कर ली है वो। बृहद, मध्यम और लघु, बृहद, मध्यम और लघु। बृहद में 10,000 से अधिक, मध्यम में कितना, 2 से 10,000 और लघु में 2,000 से कम। मतलब जो इससे मतलब इतना अगर कृषि योग्य भूमि हो उसको तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है। भारत में मतलब सबसे अधिक सिंचित भूमि कहाँ है, चाइना में कितना है, 21% है। और भारत दूसरे स्थान पर है जिसके पास 20.2% है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक से आगे बढ़ जाते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना परसेंट जो है, मतलब नल या कुआं और नलकूप से उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 1360 लाख हेक्टर। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 1360 लाख हेक्टर इसको कहते हैं, हेक्टेयर भूमि। याद रखिएगा कि भूमि, भारत में शुद्ध बोए गए 1360 लाख हेक्टेयर भूमि, 1360 लाख हेक्टेयर भूमि कुओं और नलकूप के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा, याद रखिएगा कि मतलब इस भूमि कितना है, तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है, तो 1360 लाख हेक्टेयर। याद रखिए कितना है, 1360 लाख हेक्टेयर। भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है, ये भी याद रखिएगा कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन है, कुआं और नलकूप। नलकूप का मतलब जो आप समझते हैं पंप सेट वही होता है, कुछ अलग से। कुआं तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। सर इसके पहले वाला लुसेंट पढ़ाया हुआ मिलेगा, इसके पहले वाला सारा पढ़ाया हुआ मिलेगा, सारा यूट्यूब पे है, ठीक है। और कुआं नलकूप जो है कि याद रखिएगा कि कुआं नलकूप इसके प्रमुख साधन है। और इससे कितने परसेंट भागों पे सिंचाई की जाती है, तो 33% भाग पे कुआं और नलकूप से, केवल 33%, मतलब अकेले कुआं और नलकूप से कितने परसेंट भागों पे सिंचाई की जाती है, तो याद रखिएगा कि कुआं और नलकूप से जो सिंचाई किया जाता है 33% भाग पे किया जाता है।
33% भाग पे किससे सिंचाई किया जाता है? तो कुआं और नलकूप से, याद रहेगा ना। और कितना है? तो याद रखिएगा कि प्रमुख भारत में सिंचाई, ई क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो कुआं और नलकूप। कितने परसेंट भाग पे? तो 33%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना लाख हेक्टर? तो 1360 लाख हेक्टर। अब जरा आपके किताब पे आपको लेके चलते हैं, तब थोड़ा समझ में आएगा कि सही बोल रहे थे। भारत में सिंचाई को कितने परियोजनाओं में बांट दिया गया है? 3। अब एक चीज बताइएगा कि भारत में सिंचाई के परियोजनाओं को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3। बृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई। बृहद सिंचाई में कितना से कितना आएगा? देख हम यहाँ देखिए क्या है, याद हो गया ना आप लोग को? 10,000। याद रखिएगा कि बृहद सिंचाई के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। कितना हो? 10,000 हेक्टेयर से। लघु मध्यम सिंचाई में 2,000 से 10,000। और लघु सिंचाई में कितना हो दोस्तों? तो लघु सिंचाई में 2,000 से कम। याद रखिएगा कि 2,000 से कम, याद रखिएगा 2,000 हेक्टेयर या 2,000 से कम हेक्टेयर अगर हो तो उसको किसके अंतर्गत? लघु सिंचाई के अंतर्गत। वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना परसेंट? 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना। बता दिए थे ना कि बड़ी और मध्यम मिला के कितना है? 37। और लघु सिंचाई में कितना था? 63%। मतलब जब एक का निकाल गया तो दूसरे का भी याद रहेगा कि लघु का कितना है? 63%। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? चाइना में। और भारत में कितना है? 20.2। देखिए, जहां एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की जरूरत नहीं है तो झूठ मूठ के क्लास को या सिलेबस को वास्ट नहीं करना है, वो लेंदी हो जाता है। सिंचाई से क्वेश्चन जो पूछता है सारा लूसेंट में इंक्लूडेड है, इसलिए कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम कोशिश करते क्या किए कि इसको याद करवा दिया जाए। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना हेक्टर है? तो याद रखिएगा 1360 लाख हेक्टर। लगभग कितने परसेंट भाग पर शुद्ध, और उसमें कितना परसेंट भाग पर सुविधा उपलब्ध है? 33%। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का क्या है? प्रमुख साधन है। याद रखिएगा कि 1360, अभी इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है? 1360 लाख। और कितना परसेंट भाग पर सिंचाई उपलब्ध है? तो कितना परसेंट भाग पर है? तो याद रखिएगा 33%। भारत में अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो है प्रमुख साधन क्या है, तो भारत में प्रमुख साधन जो है कुआं और नलकूप है। ये डाटा याद रखिएगा कि जो 1360 लाख हेक्टर है उसमें कितना परसेंट भाग पर सिंचाई उपलब्ध है? 33%। और भारत में जो प्रमुख साधन है सिंचाई का क्या है? कुआं और नलकूप है। अब कुआं और नलकूप से कितने परसेंट भागों पे खेती की जाती है, ये भी सवाल आता है। तो कुआं और नलकूप से जो खेती की जाती है इसी में दिया हुआ है, एक बार जरा इसको याद भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे और पूरा इसको एक एक करके हम लोग याद कर लेंगे। कुआं और नलकूप से कितना है? 55.9। अकेले हम क्या बोले कि भारत में जो है कृषि का जो सबसे प्रमुख, या सॉरी सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है कुआं और नलकूप है। इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा, लगभग 56% या 55.9% जो मतलब सिंचाई किया जाता है कुआं और नलकूप से। नहर से कितना किया जाता है? 31.4। ये डाटा बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इस डाटा को कभी भी हम लोग जो है ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो सब ये तो याद होगा कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई किससे किया जाता है? कुआं और नलकूप से। कितना परसेंट? 55.9%। नहर से कितना है जी? 31.4%। नहर से कितना है? 31.4%। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तालाब से तो 6.1% और अन्य स्रोत से 6.6%। क्या कमेंट किए हैं जी? मैंने अपने बाबा से पूछा आप लोग क्यों द्वाब क्षेत्र में बस गए, तो उन्होंने बसने के पीछे मुख्य रीजन खेती। हाँ बिल्कुल, द्वाब क्षेत्र जो होता है बहुत उपजाऊ होता है, सच बात है। द्वाब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। और आपको पता है कि सबसे उपजाऊ, जब हम मिट्टी पढ़ा रहे थे तो इसकी चर्चा किए थे कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण ही होता है नदियों के बहाव से। और जहां जहां जलोढ़ मिट्टी। द्वाब क्षेत्र पहले जो लड़ाई होता था, आज से प्राचीन काल में बहुत सारे इतिहास में ऐसे शासक रहे हैं कि द्वाब क्षेत्र के लिए लड़ाई होता था। और उस द्वाब क्षेत्र का लड़ाई का कारण था कि पहले ये जो देख रहे हैं कि जो इनकम का सोर्स है, वो इनकम का सोर्स पहले नहीं होता था। पहले इनकम का सोर्स क्या था? कृषि था। और जो इनकम का सोर्स कृषि था, और कृषि सबसे अधिक जो कृषि योग्य भूमि थी उसी के लिए लड़ाई होता था। उसमें सबसे अधिक उपजाऊ जो भूमि होती थी द्वाब होता था। और कल भी द्वाब था, आज भी द्वाब है, क्योंकि वो नदियों के बहाव के कारण उस भूमि का निर्माण होता है। और उस मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और आपको पता होगा कि पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? भूल गए कि याद है? पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? बांगर। और नई को खादर। याद करने के लिए बताया था कि जब भी हम खाद छींटते हैं तो नया मिट्टी निकलता है, तो खादर। नई को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर। चलिए उससे भटकना नहीं है। अब आते हैं, यहाँ समझ गए ना? कुआं और नलकूप से कितना परसेंट? 55.9%। नहर से 31.4, तालाब से 6.1 और अन्य स्रोत से कितना? 6.6। और कोशिश करेंगे इस सबको याद करवाते चले, आपको याद हो भी जाना चाहिए, ठीक है। देश में सर्वाधिक किस, अच्छा इस पे चर्चा नहीं किया अभी, इस पे पहले याद करवाएंगे तब इस पे आएंगे। चलिए एक बार जरा देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि भारत में सिंचाई के कुल कितने मतलब भाग में बांट दिया गया है? 3 भाग में। कौन कौन है? बृहद, मध्यम और लघु। 10,000 हेक्टेयर तक इसमें बृहद,
2 से 10 के बीच में मध्यम और 2000 से कम को लघु में। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र जो है जो इसमें सिंचाई की जाती है किसके अंतर्गत? लघु। लघु में कितना परसेंट? 63%। और बड़ी और मध्यम मिला के 37%। वो पूछेगा कि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस मतलब देश में है, तो चाइना में है। कितना परसेंट? 21%। सिंचित क्षेत्र में भारत का स्थान कैमा है? दूसरा। कितना है? 20.2%। याद है ना? भारत में कुआं और नलकूप से कितनी सिंचाई की जाती है? भारत में जो है सिंचाई का प्रमुख साधन कौन है? कुआं और नलकूप। और लगभग 56% मतलब 55.9% जो खेती की जाती है कुआं और नलकूप से। नहर से कितना किया जाता है? 31.4। नहर से जो खेती की जाती है 31.4। तालाब से कितना किया जाता है? 6.1। तालाब से 6.1 याद रहेगा ना। और अन्य स्रोत से 6.6। अन्य स्रोत से 6.6। जहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और डाटा को मतलब रिकॉल करवा देते हैं कि सब भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं। भारत में नलकूप और याद रखिएगा पंप सेट। नलकूप और मतलब नलकूप और याद रखिएगा नलकूप और कुआं। पंप सेट को ही कहते हैं, नलकूप याद रखिएगा। कुआं और नलकूप मतलब कुआं और पंप सेट भी आप याद रखिएगा। 55.9 55.9 31.4 नहर, 6.1 तालाब और 6.6 अन्य स्रोत। याद रखिएगा यही भारत में सिंचाई के स्रोत है। कितना लाख भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का है? तो 13। और उस पर कितने परसेंट भाग पे सिंचाई की जाती है? 33%। याद रखिएगा। अब यहाँ एक बार लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में याद हो गया है ना। अच्छा बता दीजिए कि कुआं और नलकूप से कितने परसेंट भाग पे? कुआं और नलकूप से जो है 55.9%। याद है? 55.9%। आगे आते हैं, दूसरा है नहर है जी। नहर के पहले कौन है? नहर। नहर के में कितना है? 31.4%। नहर के बाद तालाब 6.1%। तालाब 6.1%। और अन्य स्रोत कितना है? तो ध्यान रखिएगा कि जो अन्य स्रोत है दोस्तों, अन्य स्रोत जो है कितना है? 6.6%। 6.6%। यही भारत में सिंचित भूमि का क्या है, ये याद रखिएगा। एक डाटा को इससे लिख दें ताकि आप पीडीएफ खोलिए तो आसानी से आपको याद हो जाए। याद तो हो गया है ना? चलिए आगे आते हैं। अब इसके आगे जो है ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था। तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है। अच्छा सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ है? तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट जो है तमिलनाडु में है। सर्वाधिक जो नलकूप और पंप सेट है कहाँ है? तो सर्वाधिक जो है देश में सबसे अधिक नलकूप एवं पंप सेट। देश में सबसे अधिक नलकूप एवं पंप सेट। देश में सबसे अधिक नलकूप एवं पंप सेट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा कहाँ है? तमिलनाडु में। देश में सबसे अधिक कहाँ है? तो याद रखिएगा कि देश में सबसे अधिक नलकूप एवं पंप सेट कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। केवल नल अगर हम बात करते हैं कि कितना परसेंट है, तो 18% है। कितना है? तो लगभग 18% है। ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे किसका स्थान आता है? तो महाराष्ट्र का आता है। दूसरे नंबर पे नलकूप में किसका स्थान आता है? महाराष्ट्र का आता है। लगभग जो महाराष्ट्र में परसेंटेज है 15.6% है। 15.6% है। तो ये भी याद रखिएगा कि देश में सर्वाधिक जो नलकूप हैं कहाँ है? तो सबसे अधिक नलकूप एवं जो पंप सेट हैं स्थित है, याद रखिएगा कहाँ? तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे कहाँ है? तो दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु में कितना है? 18% और महाराष्ट्र में 15.6% है। लेकिन केवल नलकूप के सघनता वाला राज्य कौन है? यूपी है। आप लोग किताब को बंद कर दीजिए। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि किताब देखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि किताब से एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। क्या याद रखना है कि किताब का एक भी पॉइंट इसमें हम छोड़ेंगे भी नहीं। ध्यान रखिएगा। केवल नलकूप सघनता वाला राज्य, केवल नलकूप सघनता वाला जो राज्य है कौन है? तो केवल नलकूप सघनता वाला राज्य यूपी है। केवल नलकूप सघनता वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो यूपी है। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कितना परसेंट है? 18% है। और महाराष्ट्र में कितना है? 15.6%। लेकिन केवल अगर नलकूप में सघनता वाला राज्य बोले तो कौन है? याद रख। लेकिन ये तो हम बात कर रहे थे उत्तर भारत का, लेकिन दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं, और दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। दक्षिण भारत को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसी को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है, याद रखिएगा कि सिंचाई का प्रमुख साधन जो है प्रायद्वीपीय भारत में, सिंचाई का प्रमुख साधन तो सिंचाई है। क्या है? तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है तालाब है।
अगर हम दूसरी बात करते हैं, अब कुछ परियोजनाएं इसमें शामिल कर दिया गया है। ऐसे तो परियोजना का एक चैप्टर ही अलग है लूसेंट में, और उसको हम देंगे भी, क्योंकि उसको रटवाने वाला चीज़ है, तो कोशिश करेंगे कि एक दिन उसको रटवा भी दें। लेकिन फिर भी कुछ परियोजना इसमें दे दिया गया है, तो उसका जिक्र कर लेते हैं। तो दमनगंगा परियोजना की बात की है, दमनगंगा परियोजना। तो दमनगंगा परियोजना जो है किस नदी पर है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो दमनगंगा परियोजना दमनगंगा नदी पर है, और गुजरात के वलसाड जिले में। याद रखिएगा कि दमनगंगा परियोजना दमनगंगा नदी पर है। किस नदी पर है? दमनगंगा नदी पर है। और दमनगंगा नदी में याद रखिएगा कि हाँ, तो गुजरात किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और गुजरात के किस जिले में है? तो वलसाड जिले में। किस जिले में है? वलसाड जिले में। याद रखिएगा कि दमनगंगा परियोजना किस नदी पर है? तो दमनगंगा परियोजना दमनगंगा नदी पर है। कहाँ है? तो गुजरात में है। और गुजरात के किस जिले में है? वलसाड जिले में। याद रखिएगा यह कहाँ, दमनगंगा परियोजना कहाँ कहाँ इससे फायदा है? तो महाराष्ट्र और गुजरात को। कहाँ कहाँ फायदा है इसको, और यह किस किस राज्यों में होकर बहती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात में। ध्यान रखिएगा कि दमनगंगा नदी किन किन राज्यों में बहती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। और कहाँ स्थित है? तो यह दमनगंगा परियोजना गुजरात में। याद रखिएगा। इसके साथ कभी कभी एक चीज और जोड़ देता है गुजरात के साथ, वो भी दादर नगर हवेली भी जोड़ देता है कि दादर नगर हवेली में भी यह नदी, दादर नगर हवेली में भी यह नदी बहती है। ध्यान रखिएगा। तो इतना याद है ना कि देश में सबसे अधिक जो है सिंचाई किए जाते हैं नलकूप एवं पंप सेट से। और मतलब कि देश में सबसे अधिक नलकूप एवं पंप सेट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 18% और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। केवल नलकूप सघनता वाला राज्य कौन है? यूपी है। और प्रदीपीय भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो तालाब है। दमनगंगा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो दमनगंगा नदी पर। और कहाँ है? तो गुजरात में। और यह कहाँ कहाँ बहती है? तो महाराष्ट्र गुजरात। दमनगंगा नदी महाराष्ट्र गुजरात और दादर नगर हवेली में बहती है। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। अब आते हैं टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स पे। क्या बात है श्रीकांत जी, आगे पीछे फुसफुसा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सब वो देखते होंगे कि रोड पे लिखा हुआ रहता है सघन आबादी वाला क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल कम और आबादी ज्यादा। यही ना हुआ जी, कि वहाँ का क्षेत्रफल कम है और आबादी ज्यादा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो यूपी के कम क्षेत्र में भी नलकूप की सघनता क्या है? अधिक है। बहुत छोटा क्वेश्चन है सर। क्या हुआ? सघनता माने घना, वही तो हुआ। वो तो हम उसको किताबी भाषा में समझाए कि जहाँ घना किसको कहोगे? जहाँ क्षेत्रफल जिसका कम हो और आबादी क्या हो? अधिक हो। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों कैसा क्षेत्र हो गया? घना क्षेत्र। सघन का मतलब ही होता है घना। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आए समझ लेना है। आपको नेता बना के छोड़ेंगे। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स। नेता बनिएगा तो कुछ फंड इधर भी देना है। नहीं, लेकिन विडंबना तो इस बात का है, अभी एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा था, जो लड़का उस टीचर से पढ़ा है उस टीचर पे कैसे लाठी चला दे रहा है। दिल्ली पुलिस में जो सिपाही होगा, कौन आदमी अभिनय सर को नहीं जानता होगा? कौन आदमी राकेश यादव को नहीं जानता? जो दिल्ली पुलिस में होगा सिपाही, हो सकता है कि बिहार पुलिस का सिपाही नहीं जाने, क्योंकि ब्लूटूथ सिस्टम से भी बन गया है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस का सिपाही है वो 100% राकेश सर को जानता होगा, 100% गगन प्रताप को जानता होगा, अभिनय सर को जानता होगा, एसके झा को जानता होगा। लेकिन बताइए कि वही लड़का सर को जान रहा है कि मांग सही है, फिर भी बताइए क्या बात है। अब इस बार आंदोलन होगा तो हम भी पैसा चंदा करके और दिल्ली जाएंगे आंदोलन में मार खाने। हाँ, इस बार जाना है एकदम हर हाल में। नहीं, देखिए क्या है ना कि उससे हम लोग का भविष्य जुड़ा हुआ है। मतलब हम लोग, मतलब छात्रों का भविष्य जो है। और लोग कहता है कि कोई कोई इतना, मतलब कि क्या बोलिएगा उसको, जितना भी गाली दीजिए कम है, कि टीचर अपना नाम बनाने जाता है। अरे उस लोग को नाम बनाने का जरूरत है? नाम उन लोग को बनाने का जरूरत है? राकेश यादव को नाम बनाने का जरूरत है जी? हैं? राकेश यादव यहाँ है, यहाँ। राकेश यादव में ईगो नहीं है, वो अलग बात है। राकेश यादव उस समय उनका ऐप था जब भारत में किसी का ऐप नहीं था, कैरियर विल। और सबसे अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए जाने जाते थे राकेश यादव सर। और अभी भी हम इसका गारंटी लेते हैं कि राकेश यादव से मतलब पढ़ने का तो देखिए सब कोई टीचर बेहतर है, टीचर कोई खराब नहीं है, सब टीचर बेहतर है। लेकिन अपना अपना मतलब समझने का ये है कि हमको उनसे पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन राकेश यादव से हर एक मामले में बेहतर टीचर कोई नहीं हो सकता है। वो 0% ईगो। अभी मिनिमम उनके पास संपत्ति होगा तो मिनिमम 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 4 से 5 हजार करोड़ का मिनिमम बता रहे हैं। लेकिन उनमें ईगो कितना परसेंट है? -15%। मतलब ईगो का कोई है, कुछ है ही नहीं। इसी वजह से राकेश यादव सबसे फेवरेट टीचर है मेरे। कोई भी टीचर, अभिनय सर को आप देख लीजिए कितना बेहतरीन पढ़ाते हैं, गगन प्रताप सर को देख लीजिए, सब एकदम बेहतरीन टीचर है। हमारे यहाँ देख लीजिए एसके झा सर को देख लीजिए, चाहे रोशन आनंद सर को देख लीजिए, सब बेहतरीन पढ़ाता है। सब लोग बच्चा के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? नाम, इन लोग को नाम बनाने की जरूरत है। इन लोग का नाम बना हुआ है, लोग जानता है इन लोग को। अब यही लोग बोलता है जो लोग
इधर उधर घूमते रह जाता है ना। और ये लोग मुद्दा नहीं जान रहा है कि मुद्दा क्या है, लेकिन फिर भी उस पर बहस करने के लिए तैयार है। कहाँ जो है एसएससी की जो मतलब एसएससी के जितने भी एग्जाम होते थे टीसीएस लेती थी। रेलवे का जितना भी एग्जाम होता था टाटा जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है वही कराती थी। अब उससे हटा के किसको दे दे रहा है, एडुकेटी करके एक है संस्था, उसको वो क्या करेगा, गाय के तबेला जैसा एग्जाम सेंटर बना दिया, वहां एग्जाम ले रहा है। और लड़कों का सेंटर, जहाँ जो लड़का भागलपुर का उसका सेंटर गाजियाबाद, जो लड़का इधर का है मतलब बिहार का है, हो सकता है कुछ दिन में लाहौर भी चल जाए सेंटर लेके। हाँ ऐसा स्थिति है, लाहौर पाकिस्तान भी भेज देगा। तो वही लड़का लड़की सबका सेंटर। अब बताइए ऐसा क्यों किया जा रहा है, टारगेटेड है ये कि वहां से। अब जैसे मान के चले हम ही तैयारी करने वाले हैं, क्या 15 दिन में हमारा टिकट कंफर्म, रेलवे का इतना औकात है कि 15 दिन में मेरा टिकट कंफर्म कर देगा? हम तो लटक के चल जाएंगे, लेकिन जो एक लड़की है वो लटक के जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। अंततः वो एग्जाम छोड़ देगी। क्या करेगी? 10 दिन पहले तुम बताएगा कि कहाँ सेंटर है। हाँ? इतना तुमको, इतना जब चोरी से डर है तो तुम अपने सिस्टम में सुधार करो। मेन बात है कि उसको चोरी ही करवाना है। 21-22 में एक बार और प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी के खिलाफ। उस समय सीपीओ हम संजोग से देते थे और उसमें दिल्ली में ही थे। उसमें जो हुआ था प्रोटेस्ट, उस समय भी प्रोटेस्ट इसी वजह से हुआ था क्योंकि 150-150, 200-200 लड़का का एक एक बार में सिलेक्शन हुआ था, और एक एक कोचिंग से। और सामने से धांधली दिखता है, अगर कोई धांधली करता है, सपोज करते हैं यहीं पे हम लोग इतने लोग बैठे हैं और इतना लोग में कोई क्लास में रोज रोज टॉपर आ जाए और उसको पूछे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तब माथा नोचने लगे। अब क्या समझिएगा? वही धांधली करने वाला लोग ना, पता चल जाता है कि धांधली से आया है, लेकिन बोलने वाला लोग को तो आदत है, वो बोलबे करेगा, क्या कहिएगा। खैर इस सब पे क्या बहस करें, लेकिन इस बार दिल्ली जाएंगे। अगर इस बार, उसमें 1942 में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, याद है आप लोग को? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जी कि महात्मा गांधी? देखिए दोनों का अलग अलग केस है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग कहीं कहीं पढ़ लेते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन नारा देने का जो कॉन्सेप्ट था सुभाष चंद्र बोस का ही था। लेकिन अभी क्रांति के क्षेत्र में दिल्ली चलो का जो नारा है वो अभिनय शर्मा ने दिया है। ये बात को भी याद रखना है, मतलब शिक्षा के। और देखिएगा ये एक दिन बदलाव जरूर होगा, एक दिन बदलाव एकदम 100% होना ही है। क्योंकि कितना दिन तक आदमी झेलेगा जी, बताइए। यहाँ बिहार में लड़का लोग पढ़ रहा है, अब क्या कर रहे हैं, 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। अब कोई वैकेंसी कहने का मतलब कि मुख्यतः लोग यहाँ तैयारी करने वाले किस चीज़ के हैं? अब ठीक है बिहार पुलिस का ले रहे हैं, ठीक है, सब लोग बिहार पुलिस के नहीं ना है तैयारी करने वाला लोग। बीपीएससी ट्री की बात करते हैं, उसके लिए लगभग 1 लाख जो वैकेंसी अब देने वाले हैं। 5 लाख कैंडिडेट उसके लिए पटना में वेट कर रहे हैं कि आ जाएगा कल आएगा, नहीं तो पटना खाली करके चल जाएंगे। ऐसा सिचुएशन है। अभी बिहार दरोगा का आप इतना 2 साल से माहौल बना के रखें, अगर बिहार दरोगा का वैकेंसी लगातार आता तो बच्चा में पढ़ने का रुझान होता। पढ़ने का जो रुझान खत्म होता है इसके वजह से। अब लाइब्रेरियन की बात करें, कब दीजिएगा, कब तक तो इसमें कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। एग्जाम बिहार एसएससी का फॉर्म भरवा लिए हैं, तो क्या जब हम शादी ब्याह हो जाए, बाल बच्चा हो जाए, तब हम नौकरी करेंगे? ऐसा ही हुआ पिछले बार भी, 14 में, 13-14 में, उसको 14 में, और उसको 22 में, 21 में, 22 में ज्वाइन करवा, 21 में। बताइए कि कहाँ जाएगा लड़का? 7-7 साल क्या कहा जाए, चलिए। इसलिए इस बार विधानसभा में वोट सोच समझ के करना है। जो आपके क्षेत्र का लगे कि हमारा बात करेगा उसी को वोट देना है। चलिए आगे आते हैं, छोड़िए ये सब बात। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स पे चर्चा करते हैं। क्या हुआ? अभी तो एक बेहतर विकल्प है, इसमें तो कोई दो बात की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, उस पर चर्चा आपसे ऑफलाइन में किया जाएगा। ऑनलाइन वाला कहेगा कि सर ज़्यादा ही आज थोड़ा बोल दिए हैं। चलिए दमनगंगा के बाद है कौन सा नदी, हम बोले टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स। टिहरी की बात करते हैं तो ये भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर है। बिल्कुल याद रखिएगा कि अब भागीरथी के साथ साथ टिहरी जो पनबिजली कॉम्प्लेक्स है, भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलंगाना, और ये दरोगा का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भागीरथी और पूछता है कि टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलंगाना। और भिलंगाना पर ही एक और बांध है जिस बांध का नाम है कोटेश्वर बांध। इसकी चर्चा हम नदी में कर चुके हैं। तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है वो भागीरथी और याद रखिएगा कि भिलंगाना के संगम पर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है, और आते हैं, एक और बच गया इसमें टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स के बाद 3-4 को और इसमें दिया हुआ है आपके बुक में, उसको करवा देते हैं। इसमें अलग से चैप्टर दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। गिरना नदी, गिरना नदी भी कहाँ है, तो गिरना नदी भी महाराष्ट्र में बहती है। और महाराष्ट्र के याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के
किस जिले में? तो महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के नासिक शहर क्या है, याद रखिएगा नासिक शहर। याद ऐसे, हालांकि नासिक शहर की अगर हम बात करते हैं तो नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे है और उसी की सहायक नदी है गिरना। याद रखिएगा गिरना परियोजना किस नदी पर है? तो गिरना परियोजना जो है, याद रखिएगा कि गिरना नदी पर है। गिरना परियोजना किस नदी पर है? गिरना नदी पर। टिहरी परियोजना, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस पे है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है भागीरथी नदी पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा पंबा, पंबा परियोजना जो है पंबा नदी पर है। याद रखिएगा पंबा परियोजना जो है, पंबा परियोजना जो है पंबा नदी पर है और कहाँ है? तो केरल में। पंबा को पुम्बा भी पढ़ लेते हैं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पंबा और पुम्बा दोनों एक ही है, तो पुम्बा नदी पर और ये कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट जो है गिरना हो गया, टिहरी हो गया, पुम्बा हो गया। और आपके बुक में जो दिया हुआ है, याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर। और आपको पता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, और हम आपको नदी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर वो कहाँ से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है पंजाब के हरीके बैराज नाम, याद रखिएगा कि पंजाब के हरीके बैराज से निकलती है। और इसको जो जल प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? सतलज नदी से। किससे प्राप्त होता है इसको जल? तो सतलज नदी से प्राप्त होता है। इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा कि किस नदी से जल प्राप्त करता है? सतलज। और भारत की सबसे लंबी नहर होने का भी सौभाग्य प्राप्त इसी को है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबी नहर जिससे सिंचाई की जाती है, भारत की सबसे लंबी नहर, भारत का सबसे लंबी, याद, भारत की सबसे लंबी नहर जो है जिससे सिंचाई की जाती है वो कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी नहर जो है कहां से निकलती है? तो हरीके बैराज नामक स्थान से निकलती है। और इसको जो पानी प्राप्त होता है सतलज नदी से प्राप्त होता है। यहां तक हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। एक और नहर की बात कर लेते हैं, सारण और त्रिवेणी जिसकी बात करते हैं। आपको बिहार के एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में बहुत बार पूछ चुका है कि सारण और त्रिवेणी नदी को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो गंडक नदी से प्राप्त होता है। किस नदी से प्राप्त होता है? गंडक नदी से प्राप्त होता है, बहुत बार पूछ चुका है। उसके बाद यहां तक पहले देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे उस पर। देश में सबसे अधिक जो है किससे? तो नलकूप एवं पंपसेट से सिंचाई कहाँ किए जाते हैं? तमिलनाडु में। कितना परसेंट? 18%। दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र। केवल नलकूप सघनता वाला राज्य कौन है? यूपी। प्रादीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। दमनगंगा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? दमनगंगा परियोजना दमनगंगा नदी पर, और कहाँ है? गुजरात के बलसाड़ जिले में। दमनगंगा नदी जो है, याद रखिएगा किन किन जगहों पे बहती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और दादर नगर हवेली में। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? तो भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर है। गिरना परियोजना किस नदी पर है? तो गिरना परियोजना जो है गिरना नदी पर है। और याद रखिएगा कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस शहर में? तो नासिक शहर में। पुम्बा परियोजना किस नदी पर है? पुम्बा नदी पर, कहाँ है? केरल में है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो यह पंजाब के हरीके नामक स्थान से निकलती है। और भारत की सबसे लंबी नहर भी कौन है? इंदिरा गांधी नहर। इसको जल किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी। सारण और त्रिवेणी नहर को जो है जल किस नदी से प्राप्त होता है? गंडक नदी। अब भारत सरकार जल संसाधन पर, मतलब कि सिंचाई को और बेहतर करने के लिए जल संसाधन परियोजनाओं का जो है गठन किया। मतलब जल संसाधन, मतलब परियोजनाओं के लिए, मतलब उसको बेहतर करने के लिए जो उसका गठन किया गया, कब किया गया? 1983 में। भारत सरकार जो है, ध्यान रखिएगा कि जल संसाधन को और बेहतर, एक में और इसमें आएगा, वो आएगा उसको बता देंगे। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, वो क्या होता है उसको समझा भी देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो किया भारत सरकार, कब किया गया? 1983 में। ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो किया गया भारत सरकार के द्वारा, कब किया गया? 1983 में। याद रहेगा ना, कब किया गया? 1983 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका याद रखिएगा कि जल संसाधन मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। जो जल संसाधन मंत्री होता है केंद्र में, जल संसाधन मंत्री जो केंद्र में होता है, जल संसाधन मंत्री जो केंद्र का होता है, वही इसका क्या होता है? तो वही इसका उपाध्यक्ष होता है। और इसमें और भी राज्यों से लोग शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपके बुक पे आते हैं और बुक पे देखते हैं कि क्या क्या है। उसके बाद एक ही चीज बचा होगा, लिफ्ट परियोजना, उसको भी बता ही देंगे। देश में सर्वाधिक, ये सब तो सब एकदम देखिएगा, लगेगा कि सब सर बता चुके हैं, सब हमको याद है। और इसमें एक्स्ट्रा जानबूझ के नहीं बताएं, क्योंकि सिलेबस को लेंदी करने से कोई फायदा है नहीं। देश में सर्वाधिक जो है नलकूप और पंपसेट से कहाँ होता है सिंचाई? तमिलनाडु में। याद हो गया है ना कि कितना परसेंट होता है दोस्तों? तो 18% होता है। कितना परसेंट? 18। दूसरे नंबर पे कौन है भाई? तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और कितना परसेंट? 15.6%।
केवल नलकूपों का सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन है? यूपी। ये तीनों बात आपको याद हो गया होगा ना, कि एक तो पहले क्लियर था कि देश में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, तो नलकूप से और पंपसेट से। याद रखिएगा कितना परसेंट होता है, तो वहां परसेंटेज की बात कर रहा है तो 55.9%। लेकिन उसमें भी किस राज्य में होता है, तो तमिलनाडु में, और दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र। तमिलनाडु में कितना? 18% और महाराष्ट्र में कितना? 15.6%। लेकिन नलकूप का सघनता वाला राज्य कौन है? यूपी है। प्रदीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। और सर्वाधिक सिंचाई जो किया जाता है कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। पंपसेट द्वारा भी सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। दमनगंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो दमनगंगा नदी पर है। और इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के किस जिले में है? वलसाड जिले में। यह गुजरात एवं दादर नगर हवेली की संयुक्त परियोजना, इसमें महाराष्ट्र नहीं दिया है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। दमनगंगा नदी, अच्छा ये परियोजना, सॉरी, परियोजना तो है गुजरात और दादर नगर हवेली का, लेकिन दमनगंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो महाराष्ट्र गुजरात से बहते हुए अरब सागर में जो है कहाँ गिर जाती है, तो अरब सागर में दादर नगर हवेली के आसपास जाके अपना जाल गिरा देती है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के किस जिले में है? नासिक जिले में। किस नदी पर है? गिरना नदी पर। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। किस नदी पर है? पंबा नदी पर, बता चुके हैं। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स टिहरी के समीप किस पे? तो भागीरथी तथा भिलंगाना नदी के संगम पर है। यहाँ से जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये सब आपको याद है ना, कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है, किस नदी के संगम पर है, तो याद रखिएगा कि भिलंगाना और टिहरी के संगम पर। पंबा सिंचाई परियोजना किस पर है? तो पंबा नदी पर है। गिरना सिंचाई परियोजना गिरना नदी पर, और दमनगंगा सिंचाई परियोजना दमनगंगा नदी पर। आते हैं आगे है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को किस से जल प्राप्त होता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जो है, याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर को किस से जल प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा सतलज नदी से। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? इंदिरा गांधी। सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर को किससे? तो गंडक से। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग सबसे उपयोग कहाँ होता है? भारत में होता है। अब जो सिंचाई लिफ्ट परियोजना है कलेश्वरम की बात करते हैं। इसका जो है 21 जून 2009 को इसका जो है के चंद्रशेखर राव के द्वारा उद्घाटन किया गया था। हालांकि इसकी आधारशिला के बाद 2014 में ही की गई थी, उससे पहले भी एक दो बार और किया गया, लेकिन इसका जो उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा। होता क्या है, इसको समझा देते हैं, और इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। जो ये भी सबसे बड़ा जो सिंचाई, मतलब याद रखिएगा सबसे बड़ा जो लिफ्ट परियोजना है यही है कलेश्वरम, याद रखिएगा, जो तेलंगाना राज्य में भी वर्तमान में स्थित है। अब जो सिंचाई लिफ्ट परियोजना, लिफ्ट का मतलब क्या समझते हैं? लिफ्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। अब जो हम लोग जो मतलब मॉल में दूसरे जगह जो लिफ्ट देखते हैं क्या करता है, हम लोग को ग्राउंड फ्लोर से लेके कहाँ लेके चला जाता है? एकदम जाके टॉप पे, टॉप से लेके कहाँ चला आता है? ग्राउंड पे। वैसा ही कुछ सिंचाई में भी इसका स्कीम है। सिंचाई में क्या है इसको समझाते हैं आपको। जैसे कुछ भूमि ऐसे हैं कि जो बहुत अत्यधिक ऊंचे क्षेत्र हैं, जहाँ पानी, नदी का पानी या तालाब का पानी या पंपसेट, जब नदी और तालाब का पानी नहीं जाएगा तो वहाँ पंपसेट का पानी भी जाना मुमकिन नहीं है, तो उस क्षेत्र में पानी नहीं जा सकते थे, उस क्षेत्र में पानी नहीं जा सकते थे। तो ये जो परियोजना है, परियोजना बनाया गया खास करके उसी क्षेत्र के लिए बनाया गया, जिस क्षेत्र में, मतलब जो क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित हो और उस पर पानी नहीं जा रहा था, तो मतलब पानी को लिफ्ट करके वहां पहुंचाना है। इसमें अधिक बड़े बड़े, मतलब बहुत ही अत्यधिक क्षमता के पंपसेट लगाए गए। पंपसेट कहने का मतलब मोटर लगाया गया, और उससे पानी को क्या किया गया? लिफ्ट किया गया। पानी को लिफ्ट किया गया मतलब पानी को जो है ऊपरी, मतलब कि नीचे के वाले स्थान से ऊपर वाले स्थान पे क्या किया गया? भेजा गया। इसीलिए इसका नाम जो है लिफ्ट सिंचाई परियोजना रखा गया, कि पानी को क्या किया गया है? लिफ्ट किया गया है। और यह सबसे बड़ी परियोजना और कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा, याद करवा देते हैं इसको। तेलंगाना में स्थित है। कहाँ है? तेलंगाना के जयशंकर भूपल्ली जिले के मिडगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कलेश्वरम। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज सिंचाई जो है स्कीम कौन है? कलेश्वरम। कहाँ है? तेलंगाना में। इसकी विशेषताएं क्या है? तो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 149 MW या मेगावाट अधिकतम क्षमता वाले पंप को भी, मतलब जो मतलब अत्यधिक पानी को क्या कर सकता है? ऊपर मतलब लिफ्ट करवा सकता है। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। विश्व का सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया। कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकते हैं। मतलब इससे 2 TMC जो पानी है बहुत बहुत अधिक होता है, उतना पानी को लिफ्ट कर सकता है, मतलब कि ऊंचाई वाले स्थान पर उसको भेज सकता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि में हजारों गांव पानी को जरूरत पूरी हो चुकी है, होगी क्या? हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है, जो 618 मीटर की ऊंचाई तक है।
समझ रहे हैं ना। पेडिगड्डा एरिया जो है 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोन्नो पोछम्मा सागर में सबसे अधिक 600 मतलब इतने मीटर की ऊंचाई तक पानी को क्या किया गया है, 618 मीटर की ऊंचाई तक पानी को लिफ्ट किया गया है। इस परियोजना में सबसे ज्यादा श्री राम सागर में 200 टीएमसी पानी को उपभोग होता है, जबकि सबसे कम जिला का नाम है अंतागिरी में 3 टीएमसी पानी को उपयोग होता है। ये सब कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई लिफ्ट परियोजना कौन है, कालेश्वरम। यह कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में। यही क्वेश्चन इससे आपसे पूछने वाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया, 1953। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। और इसके उपाध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। जल संसाधन राज्य मंत्री, संबंध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। मतलब सब राज्य के मुख्यमंत्री भी सदस्य होता है, सभी राज्य के राज्यपाल भी इसके सदस्य होते हैं, और राज्य में जो राज्य मंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का क्या होता है, सचिव होता है। जो जल संसाधन का सचिव होता है वही इस परिषद का क्या हो जाता है, सचिव होता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं पूछे जाते हैं, खास करके पॉलिटी का सेक्शन होता है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखिएगा कि जल संसाधन राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया, 1983। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसके उपाध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं, तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। इसको उपाध्यक्ष के रूप में कौन होता है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। ये नहीं सोचना है कि हम घर जाके, तो वीडियो है ही, घर जाके फिर एक बार पढ़ लेंगे। अगर यहाँ ही याद हो जा रहा है तो हमको घर जाके दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या देखेंगे। क्लास में बैठ के क्लास में ही रहना है, ठीक है। आते हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए। याद हुआ है कि नहीं हुआ है, याद हुआ है। अब बोलिए नहीं रहा है जी तुम लोग, बस दो चार लोग को याद हो, ये लोग को सब माइक और स्पीकर दोनों खत्म। नहीं याद हुआ जी आप लोग को, तुमको याद हुआ जी। तो एक एक करके पूछ लेते हैं सबसे, किसको किसको याद हुआ है, ठीक है। गिरना परियोजना किस नदी पर है, गिरना। दमन गंगा किस नदी पर था, दमन गंगा नदी किन किन राज्यों में बहती है, गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली। सर्वाधिक नलकूप एवं पंपसेट से सिंचाई किस राज्यों में, तमिलनाडु में। सर्वाधिक तालाब से भी सिंचाई तमिलनाडु में। और सर्वाधिक नलकूप सघनता वाला राज्य, अच्छा, नलकूप और पंपसेट से कितने % सिंचाई की जाते हैं, 55.9। नहर से कितना %, 31.4। तालाब से कितना, 6.1। और अन्य स्रोत से कितना, 6.6। याद तो हो गया है जी, इतना आसानी से तो याद हो गया, एक दो बार और पढ़ लीजिएगा। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में स्थित है, कितना % है, और दूसरे नंबर पे भारत। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत याद हो गया, ज्यादा याद हो गया। अब हमको क्लास को खत्म करना जरूरी है, नहीं तो ये लोग सब हम ही को पूछने लगेगा फिर कि बोलिए आप पीछे आके बैठिए, पूछते हैं आपसे। याद हो गया है ना आप लोग को। चलिए इसके बाद अभी हम लोग फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं। ऐसे ही कोशिश करना है कि कम से कम निकलते जाए, छोटा चैप्टर था ये। देखिए यही तो है लिफ्ट परियोजना, हम दिखाना भूल गए थे, सॉरी सॉरी। यही लिफ्ट परियोजना है कि ऊंचे स्थानों पे क्या किया जा रहा है, पानी को लिफ्ट किया जा रहा है। ऊंचे स्थानों पे पानी, अरे अरे, कभी कभी लगता है कि दिक्कत हो जाता है तुमको। हम्म। इतना खुशी तो तभी होता है जब कोई ज्यादा ही मतलब ही होता है। देख रहे हैं ना, यही है, याद रखिएगा कि कलेश्वरम जो लिफ्ट परियोजना है यही है। अगर बाकी आप लोग अपना देखते रहिएगा क्या है इसमें से, और क्वेश्चन कुछ पूछेगा नहीं, बस उस जो बताए हैं उसी को याद रखिएगा। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर शुरू होने वाला है, उस चैप्टर का नाम है उष्मा। सॉरी 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 सॉरी, ओहो, हम लोग हमेशा फिजिक्स पहले पढ़ते हैं ना, इसीलिए ध्यान में था। उष्मा, उष्मा को इंग्लिश में कहते हैं हीट। अभी तुरंत शुरू करेंगे 2-4 मिनट में। आप लोग पीछे वाला चैप्टर पढ़ लिए हैं क्या, पढ़े तो